नमस्कार साथियों, ये बात है साल 1999 की, जब कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से उन्हें खदेड़ती है। देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक ऐसी लड़ाई जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब जानते हैं क्या थी कारगिल वार, क्या रीजन्स थे इसके पीछे होने के और एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर खेली गई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। आइए जानते हैं इन सारी चीजों को आज के इस कारगिल वार के वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक लोकल चरवाहे थे, तासी नामग्याल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। वो अपने दोस्त के साथ अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब होता दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर्स में कुछ करते दिख रहे हैं। उन्होंने सोचा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। उन्हें शक हुआ कि ये लोग एक्चुअली में एलओसी की दूसरी साइड से आए हुए हैं। तो ये पास ही के इंडियन आर्मी के पोस्ट पर चले गए इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात रही, क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस इंफॉर्मेशन को चेक किया और पता लगा ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। और ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ की घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया अटैक था। घुसपैठ को रिपोर्ट किया गया था द्रास, काक्सर और मस्को के सेक्टर्स में। तकरीबन 130 से ज्यादा पोस्ट को ये ऑक्यूपाई कर चुके थे और इनका मकसद था भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे था, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता था, उसे कट ऑफ करना। और इनके द्वारा इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन भद्र। इस एक्शन को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह भी सीधा उल्लंघन था 1972 के शिमला एग्रीमेंट का, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों पड़ोसी कंट्रीज ने ये एग्री किया था कि एलओसी को कभी लांघा नहीं जाएगा, और अगर कोई भी इशू होता है दोनों देशों के बीच में तो द्विपक्षीय वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीका निकाला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली चीज यह है दोस्तों की इससे कुछ ही महीनों पहले फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा करी थी लाहौर तक, जहां पर उन्होंने एक कविता भी कही थी, हम जंग ना होने देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करी थी फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। ऐसा होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही जो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा घुसपैठ की गई भारत में, इससे यह साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान में कोई तो था जो इस प्रकार शांति रहने नहीं देना चाहता था। दूसरी ओर घुसपैठियों को पीछे करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। बड़ी संख्या में सैनिकों को कारगिल सेक्टर में भेजा गया। उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाया। 26 मई को इन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसका मकसद था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। ट्रेडिशनली होता यह है कि जब भी एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, उसे माना जाता है कि इस केस में एक ऑल आउट वार डिक्लेयर हो चुकी है। यह इंडिया के लिए पहली बार था कि एयर पावर को ऐसी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया गया हो। इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो यह भी था कि एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर कुछ टारगेट्स पर बम गिराना। लेकिन जैसा कि एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिप्निस ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बड़ी फॉर्मली अपना ऑर्डर दिया था कि एलओसी को क्रॉस नहीं किया जाएगा।
और इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक रीजन भी था। बात यह है कि दोस्तों, जब भी कोई दो देश एक दूसरे के साथ जंग पर जाते हैं, अगर उस जंग को तीसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बताना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है कि कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है। आप खुद ही एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। हम एज इंडियंस जब इजराइल और पैलेस्तीन या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जंग होते हुए देखते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है ये बताना है कि कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोनों ही साइडों के पास अक्सर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे ही 1999 में जब कारगिल जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बताना काफी मुश्किल था कि कौन यहाँ पर सही है और कौन गलत, किस देश पर यकीन किया जाए। इसके साथ ही साथ इंडिया ने काफी डिफेंस दिखाया, एलओसी क्रॉस नहीं करी, बाकी इंटरनेशनल पब्लिक को दिखाया कि कैसे ये तो एक डिफेंसिव वार है। पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसा है, हम उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एलओसी क्रॉस करके जाकर पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करने में, हम बस अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और ये करना दोस्तों इंडिया के लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अगले कुछ हफ्तों में जो बाकी देश थे, यूरोपीय यूनियन, एशिया एंड रीजनल फोरम, यूनाइटेड स्टेट्स, G8 कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया इस कारगिल वार में। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेशर बनाया नवाज शरीफ के ऊपर कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को वापस ले ले। अब पूरी दुनिया को दिख रहा था कि पाकिस्तान यहाँ पर गलत था और हिंदुस्तान सही। लेकिन अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तानी सोल्जर्स एक एडवांटेजिव पोजीशन पर थे, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर थे। साथ ही साथ में द्रास का ये जो रीजन है वो पूरे इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है। यहाँ पर अक्सर टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। तो सोल्जर के लिए इन कंडीशंस में फाइट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। कारगिल की जंग में द बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब लड़ाई का रुख ही बदल दिया गया। टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल टास्क था। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 से लेकर -11 डिग्री के बीच में था। ऊपर से फायरिंग होने लग रही थी क्योंकि पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठे थे। उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करना सिर्फ खराब मौसम और अंधेरी रातों में ही संभव था, क्योंकि जिस रात में चांद बाहर नहीं निकलता था, रोशनी बहुत कम होती थी, तो सोल्जर्स की जो मूवमेंट थी वो दुश्मनों को दिख नहीं पाती थी। कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर्स में थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था। उन्होंने बताया कि कैसे 1 ग्राम एक्स्ट्रा वेट कैरी करने का मतलब भी था 1 ग्राम एक्स्ट्रा लोड कैरी करना। और अक्सर सोल्जर्स को चूज करना पड़ता था कि या तो राशन कैरी कर ले अपने साथ खाने का, या फिर एम्यूनेशन कैरी करे। 2 किलो का एक फूड पैकेट या फिर 100 बुलेट्स। कैप्टन अजीत ने बुलेट्स को चुना और उन्होंने बताया कि कैसे वो 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे जिंदा रहे थे। इन सारी कंडीशंस को देखकर ये एस्टिमेट किया गया कि एक फिट सोल्जर को करीब 11 घंटे लगेंगे टोलोलिंग पहाड़ी के टॉप पर पहुंचने में। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया जिन्होंने कोशिश करी पहाड़ी पर चढ़ने की, और काफी हद तक इनकी कंपनी सक्सेसफुल रही। लेकिन जब ये टॉप से करीब 15 मीटर दूर थे, घुसपैठियों ने इन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। मेजर अधिकारी और इनके 2 और सोल्जर्स शहीद हो गए। दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग के कारण इनकी बाकी कंपनी को रिट्रीट करना पड़ा और बड़े पत्थरों के पीछे छिपकर कंपनी ने 3 अलग अलग पोजीशंस ले ली। लेकिन ये बचे हुए सोल्जर्स जैसे ही पत्थरों से थोड़ा साइड होने की कोशिश करते, ऊपर से फायरिंग चालू हो जाती, तो ये बीच में ही अटक कर रह गए थे। 15,000 फीट बेस से ऊपर और करीब 1,000 फीट टॉप से नीचे, बीच में ही अटके ये सोल्जर्स, इनकी हालत काफी खराब थी क्योंकि इनके पास अब ग्रेनेड्स भी नहीं बचे थे। टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी ने अपनी फ्रंट प्रायोरिटी बनाई थी। कर्नल रविंद्रनाथ ने प्रेरित किया 90 सोल्जर्स को कि वहां जाकर उन बीच में फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करेंगे इस हिल को रिकैप्चर करने में। बटालियन में मौजूद कई वाशरमैन, कॉबलर्स और बार्बर्स भी इन सोल्जर्स की मदद कर रहे थे, क्योंकि इतने हैवी हथियारों को पहाड़ी तक ऊपर लेकर जाना था तो फिजिकली स्ट्रेंथ की जरूरत थी और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए अपने बीच में फंसे हुए सोल्जर्स तक पहुंचने में। करीब 8 बजे के अराउंड दुश्मन
से सिर्फ 1000 फीट की दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने एक फाइनल पीप टॉक दी अपने सोल्जर्स को। उन्होंने कहा कि आई हैव गिवन यू व्हाट यू वांटेड, नाउ यू हैव टू गिव मी व्हाट आई वांट। 4 घंटे तक हैवी फायरिंग चली। 10,000 से ज्यादा सेल्स और 120 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स की फायरिंग हुई। यहाँ इतनी गोलाबारी हुई कि बाद में इस रिज लाइन को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। प्लान यह था कि सोल्जर्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम फ्रंटल अटैक लीड करेगी, दूसरी टीम पीछे से जाएगी और दूसरी साइड से क्लिप की ओर एक लोअर रीच पर, और तीसरी टीम कवर फायर देगी। दुश्मन को पीछे की साइड से मेजर विवेक गुप्ता के प्लेटून ने अटैक किया। हैंड टू हैंड बैटल हुई और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेजर विवेक गुप्ता और उनके 6 और सोल्जर साथी शहीद हो गए। लेकिन ये सारे सोल्जर्स टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने में कामयाब रहे। दुश्मन पहाड़ी पर बटर शहद और टीन पाइनएप्पल छोड़कर गए थे, तो खाने की सप्लाईज मिलने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। टोलोलिंग पहाड़ी से करीब 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में एक पॉइंट था 5140। सेम रेड लाइन में हाईएस्ट पॉइंट था जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस हिसाब से यह टोलोलिंग से भी ऊंचाई पर हुआ, और टोलोलिंग और पॉइंट 5140 के बीच में 10 हाई ग्राउंड्स थे जिन्हें हम्स कहा जाता था। एक हम्स से लेकर हम्स 10 तक इन सारे हम्स को आसानी से कैप्चर कर लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची पॉइंट 5140 के बेस पर, जिसे राकी नाप कहा जाता है। पॉइंट 5140 कैप्चर करने का टास्क असाइन किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद सोल्जर्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए इस पहाड़ी को क्लाइंब करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से। एक ग्रुप था अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल, और दूसरा ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें। जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने मिशन में, तो क्या सिग्नल देंगे वो बाकियों को। तो लेफ्टिनेंट संजीव ने सिग्नल चूज किया ओ या, और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने सिग्नल चूज किया ये दिल मांगे मोर। Which was passed to our CFO Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success was Dil Maage More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. 28 जून को सुबह तड़के दोनों ग्रुप्स ने अपनी चढ़ाई शुरू करी और दोनों ग्रुप सक्सेसफुल रहे। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और दोनों ने ही अपने सक्सेस सिग्नल कमांड को पोस्ट किए। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया गया सक्सेसफुल मिशन की वजह से कैप्टन की रैंक पर। उन्होंने अपने पिता को कॉल करी और बताया कि डैडी आई हैव कैप्चर्ड। इसी पॉइंट को कैप्चर करने पर इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी मिली, क्योंकि ये वही पॉइंट था जहां पर पाकिस्तान के कई डॉक्यूमेंट्स को रिकवर किया गया था। एक और मेजर पॉइंट था टाइगर हिल करके। टाइगर हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे इसी साइड से पहाड़ी को चढ़कर। तो 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 बहादुर सोल्जर्स के एक ग्रुप ने इस मिशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इस 1000 फीट की वर्टिकल क्लिफ के ये सिर्फ आधे हिस्से तक ही पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया और ऊपर से एक मशीन गन की फायरिंग और रॉकेट्स तक बरसा गए इन पर। प्लाटून कमांडर और 2 और लोग शहीद हो गए इस फायरिंग में। लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते हुए इस फायरिंग के बावजूद 940 फीट तक ये क्लाइंब कर गए। सिर्फ 60 फीट दूर थे टॉप से कि इन पर 3 बुलेट्स आई, इनके पैरों में और शोल्डर्स में। लेकिन 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी और ये ऊपर टॉप तक पहुंचे। ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मनों को मार गिराया। इन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर एक दूसरे बंकर पर भी अटैक किया और इनके प्लाटून के जो बाकी और सोल्जर्स थे वो इनकी बहादुरी को देखकर इतना मोटिवेट हो गए कि वो भी ऊपर तक चढ़कर गए और हमला बोल दिया टाइगर हिल्स पर, और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इस पूरे मिशन में शायद सबसे चौंका देने वाली बात यह रही कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सरवाइव कर गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दिया गया।
हमारा और दुश्मनों का आमने सामने हमारा फाइटिंग हुआ। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना है। ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी याद है आपको? उस मूवी के एंड में जो वर्टिकल क्लिफ्ट कर क्लाइंबिंग करते हुए पहाड़ी को कैप्चर करते हैं, वो सीन योगेंद्र सिंह यादव की कहानी से इंस्पायर्ड है। दूसरी तरफ और भी मिशंस चल रहे थे बचे कुछ हिल टॉप्स को रिकैप्चर करने के। इनमें से एक था पॉइंट 4875 की पहाड़ी को कैप्चर करना। इस मिशन के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया था। इस टाइम इनके साथ में थे बैटल कैंपेनियन कैप्टन अनुज नायर। 8 जुलाई की सुबह को इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इन्होंने पीक को कैप्चर कर लिया। मिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले अपने एक लेफ्टिनेंट की मदद करने के लिए, जो एक धमाके में अपने पैर गंवा चुके थे। तभी दुश्मन जो पीछे हट रहा था, उन्होंने एक गोली चला दी जो सीधा आकर उनके चेस्ट में लगी और अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हो गए। इंडिया ने पॉइंट 4875 तो जरूर जीत लिया, लेकिन 2 हीरोज कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर को खोना पड़ा। आज के दिन इस पॉइंट को जाना जाता है बत्रा टॉप के नाम से। द बैटल एट 4875 कारगिल जंग में एक मेजर लैंडमार्क था, जिसने इंडिया की जीत को ऑलमोस्ट सील कर दिया था। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 11 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी ने विड्रा करना शुरू कर दिया था और इंडिया ने बाकी जो बचे हुए मेजर पॉइंट थे बटा लिख के उन्हें भी कैप्चर कर लिया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस डिक्लेयर करते हैं और 26 जुलाई को कारगिल की जंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है, जब इंडियन आर्मी अनाउंस करती है कि सारे घुसपैठियों को कंप्लीटली खत्म कर दिया जा चुका है इंडियन टेरिटरी से। इसके सिर्फ कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में एक बड़ी उठापटक होती है, जहां पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं। देश में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और देश को टेक ओवर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी यहाँ पर क्लियरली सामने आ जाती है। बाद में पता चलता है कि परवेज मुशर्रफ ही एक्चुअली में मुख्य साजिश करता थे इस कारगिल के प्लान के। ये इन्हीं का आइडिया था कि किस प्रकार इंडिया के अंदर घुसकर ये सब करना है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये पूरा कारगिल का प्लान रचा था। 19 में परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा दी जाती है पाकिस्तान के एक कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के चार्जेस पर। दूसरी तरफ इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल, सर्वोच्च वीरता सम्मान जो कि है परमवीर चक्र, ये अवार्ड किया जाता है 4 सोल्जर्स को, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को। ओवरऑल एस्टिमेट किया जाता है कि करीब 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए कारगिल की जंग में और करीब 1300 जख्मी हुए। एक और दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि पीएम वाजपेयी की दोनों देशों के बीच में शांति कायम करने की उम्मीद भी दम तोड़ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ऐसे कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।